गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रसवता व नवजात शिशु के आगमन की तैयारी। कल तक हमने इसके बारे में पढ़ा था कि प्रसव के क्या प्रकार रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं, किस तरीके से प्रसव करवाया जाता है, उसकी क्या अवधि रहती है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रसूता की देखभाल और परिचर्या के बारे में है। प्रसूता का मतलब है कि वो महिला जो बच्चे को जन्म दे रही है या जो जन्म दे चुकी है, उस महिला को प्रसूता महिला कहा जाता है। वो महिला अब अगर देखा जाए तो इतने लंबे समय से जो 9 माह का जो समय उसने निकाला है, उसके पश्चात जब उसने एक शिशु को जन्म दिया है, तो अब उसकी अगर देखा जाए तो शरीर की स्थिति इतनी हो जाती है कि जिसमें वो स्वयं अपने शरीर की देखभाल नहीं कर सकती है, सुस्त हो जाती है, थकान के से भरपूर होती है और उसके शरीर में कई तरह की टूट फूट वगैरह कोशिकाओं की हो रखी है और कई तरह की कमजोरी उनके शरीर में आ रखी है। तो ऐसी स्थिति में उस महिला को एक आवश्यक ध्यान और ध्यान देने योग्य ध्यान देना जरूरी होता है उसके लिए। साथ ही उसको एक देखरेख की आवश्यकता होती है, जिसके लिए परिचर्या रखी जा सकती है। शिशु जन्म के बाद अगर देखा जाए तो चिकित्सक, नर्स एवं प्रशिक्षित दाई शिशु की जो होती है देखभाल करते हैं। इसके बाद जो प्रसूता स्त्री है उसकी देखभाल करना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अब उसको देखा जाए तो वो काफ़ी सुस्त है एवं शक्तिहीन है। उसे नींद एवं बेहोशी का सा एहसास रहता है। अब ऐसी स्थिति में उस महिला को जैसे देखा जाए तो तात्कालिक देखरेख की आवश्यकता होती है, जिसमें उस महिला को संपूर्ण रूप से आराम करने को दिया जाए। साथ ही अगर देखा जाए तो उस महिला को शांत वातावरण दिया जाए ताकि वो महिला पूर्ण रूप से आराम की स्थिति में रहे और किसी भी तरह की उसको कोई हलचल या जो कोई भी तरह का कष्ट है वो ना हो। उसके अलावा उसे तुरंत गर्म दूध या चाय दी जानी चाहिए। इसके पश्चात उसे बिस्तर पर लिटा दिया जाना चाहिए ताकि वो आराम से सो सके और सोते समय प्रसूता को कभी भी जो है निर्विघ्न रूप से उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या फिर उसको सोने दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अगर देखा जाए तो गर्भवती स्त्री के जो गर्भ संबंधी अंग हैं उनमें कई तरह का परिवर्तन होता है, कई तरह के हार्मोन का स्राव होता है, जिनसे संबंधी लक्षण जो है महिला में गर्भावस्था के समय देखे जाते हैं, जो कि अब प्रसूता को प्रसव के पश्चात वो स्वाभाविक रूप से वापस अपनी स्थिति में आने में समय लगता है, या यूँ कहा जाए कि कम से कम 1.5 से 2 माह का समय उनको वापस अपने गर्भाशय को पूर्ण आकार में आने में लग जाता है। प्रसव के बाद प्रसूता को काफ़ी आराम की आवश्यकता होती है। अब ये जो आराम है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए ताकि जो उसके शरीर में परिवर्तन हुए हैं, जो उसके शरीर में कई तरह की चोट लगी है और जो बच्चे के जन्म के समय जो उसने पीड़ा को सहन किया है, उन सभी से उसको राहत दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामान्य अवस्था में अगर देखा जाए तो गर्भाशय का जो वज़न है वो 40 से 45 ग्राम होता है, जो कि गर्भकाल में काफ़ी बढ़ जाता है। प्रसव के पश्चात भी अगर देखा जाए तो 1 किलोग्राम तक उस गर्भाशय का वज़न रहता है। गर्भाशय को अपनी सामान्य अवस्था में आने में लगभग 1.5 माह से 2 माह का समय लग जाता है, या यूँ कहा जाए कि 2 माह तक गर्भाशय जो है पूर्ण रूप से पहले वाली स्थिति में आने में अपना समय लगाता है। अगर देखा जाए तो प्रसव के बाद प्रसूता को कम से कम 1 हफ्ते तक लेटे रहने की सलाह दी जाती है तथा धीरे धीरे बाद में उसको थोड़ा बहुत चलना फिरना वगैरह की सलाह दी जाती है। 1 सप्ताह तक उसको आराम देने का मतलब ये है ताकि वो पूर्ण रूप से रेस्ट की स्थिति में रहे और जो उसके शरीर में परिवर्तन हुए हैं या शिशु जन्म के समय उसको जो पीड़ा हुई है उन सभी से उस महिला को राहत मिल सके। कई बार इन दिनों में प्रसूता के पेट में दर्द भी रहता है, रक्तस्राव भी रहता है, जो कि करीब 24 से 30 दिन तक चलता रहता है। प्रसव के बाद प्रसूता को अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको संपूर्ण रूप से पौष्टिक पेय पदार्थ और भोज्य पदार्थ दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसको सही मात्रा में पौष्टिक तत्व मिल सके, ताकि उसका जो भरण पोषण है वो सही से हो सके, वापस नव कोशिकाओं का निर्माण हो सके और जो उसके शरीर में परिवर्तन आए हैं, जो चोट लगी है या जो घाव हुए हैं, उनका वापस भराव हो सके। उसके लिए उसको प्रोटीन वगैरह की आवश्यकता होती है, जो कि एक संपूर्ण पौष्टिक भोज्य पदार्थ के माध्यम से उसकी मांग को पूरा किया जा सकता है।
उसके अलावा जो प्रसूता है उसके वस्त्र वगैरह स्वच्छ होने चाहिए, या जिस स्थान पर उसको लेटाया जा रहा है वो स्थान स्वच्छ होना चाहिए। वहाँ पे संपूर्ण प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो वहाँ का जो रूम है या कमरा है वो शांत वातावरण में होना चाहिए, ताकि एक महिला पूर्ण रूप से आराम की स्थिति में रह सके। प्रसव के बाद प्रसूता का गर्भाशय व अन्य आंतरिक अंग काफ़ी मात्रा में जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको रह रहकर पीड़ा की अनुभूति होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक महिला को संपूर्ण रूप से आराम की आवश्यकता होती है। इसके साथ महिला को जो भोज्य पदार्थ दिए जा रहे हैं, सबसे पहले तरल के रूप में सुपाच्य भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए, जैसे दाल का पानी, सूप है, जूस है, जब खिचड़ी है, जब ये भोज्य पदार्थ एक महिला पचा ले आसानी से, तब उसको आधी चपाती वगैरह, थोड़ा सा दलिया वगैरह, इस तरह का भोज्य पदार्थ उसको दिया जाना चाहिए, ताकि जो उसकी जो मांग है पोषक तत्वों की, वो मांग पूरी हो सके और एक महिला संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। सामान्य प्रसव अगर किसी महिला का होता है तो उस प्रसूता को प्रसव के पश्चात में अजवाइन है, गोंद के लड्डू वगैरह हैं, घी वगैरह जो है, मेवे है, इन सब चीज़ों को दिया जाना चाहिए। जो देसी कहा जाए इलाज जो उसका लिए होता है या औषधि है, वो सभी देसी जो औषधियाँ हैं उसको संपूर्ण रूप से प्राप्त होनी चाहिए, ताकि जो उसके शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, जो उसको पोषण की मांग है वो पूरी हो सके। और एक शिशु के दुग्ध स्त्रावन के लिए भी ये जो देसी दवाइयाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। अब इनमें देसी दवाइयों में देखी जाए तो गोंद के लड्डू हैं, मेथी हैं, मेवे हैं, गुड़ है, घी है, उसके अलावा अजवाइन है, और जैसे कि लोध वगैरह है, पेजी वगैरह है, ये सब चीज़ें देकर उसकी जो मांग है उस मांग को पूरा किया जा सकता है। तो ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रसूता की तात्कालिक देखभाल किस प्रकार से की जानी चाहिए। परिचर्या का मतलब होता है कि उसकी जो देख रेख के लिए कोई ऐसा इंसान उसके पास हमेशा बना रहे, जो कि उसकी संपूर्ण देखभाल करे, जो कि खाने से संबंधित हो, उसकी स्वच्छता से संबंधित हो, उसके देख रेख, जैसे स्वच्छ कपड़े वगैरह हो, कमरे की साफ़ सफाई हो, इन सभी का ध्यान जो है एक परिचर्या के द्वारा ही रखा जाता है। उसके बाद आता है प्रसव के समय आवश्यक जो तैयारी, यानी कि जब प्रसव होता है तो उन समय किन किन आवश्यक तैयारियों को करके रखा जाना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है प्रसव के समय आवश्यक तैयारी, तो उसमें आता है कुशल डॉक्टर का चयन करना। कुशल डॉक्टर का चुनाव का मतलब ये है कि गर्भाधान के 1-2 माह बाद ही एक महिला अपने पूरे 9 माह का जो इलाज है, या जो आवश्यक जो उनको कई तरह की जो सुविधाएं चाहिए होती है, डॉक्टरी जांच की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में एक गर्भवती महिला को कुशल डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। उस डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए जो कि पूर्ण रूप से सारी जानकारी रखता हो और सही प्रकार से सभी तरह का इलाज वगैरह है, इन सभी का जानकारी उसको हो, तो उसी के आधार पर उसको एक डॉक्टर का चयन करना चाहिए। चिकित्सक गर्भिणी का स्वास्थ्य का हमेशा परीक्षण करता है, जिसमें वो उसके उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं शरीर में या जो भी विकार है उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त करता है, महिला को भी अवगत कराता है। साथ में अगर देखा जाए तो महिला को उनसे संबंधित जो भी इलाज की आवश्यकता होती है या उपचार की आवश्यकता होती है, वो सारा उपचार जो इलाज है वो एक डॉक्टर के द्वारा ही गर्भवती महिला को प्राप्त करवाया जाता है। अब जो डॉक्टर के द्वारा जांच की जाती है समय समय पर, जिसमें रक्त परिसंचरण है, शरीर के तापमान का जो देखा जा सकता है, बीपी की माप की जा सकती है, शुगर चेक किया जा सकता है, मूत्र परीक्षण किया जाता है, और समय समय पर सोनोग्राफी वगैरह की जाती है, जिसमें बच्चे की धड़कन, हलचल वगैरह, बच्चे की बनावट हो रही है या नहीं, बच्चे का विकास हो रहा है नहीं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत होने या कोई भी विकार होने पर तुरंत महिला को अवगत करा दिया जाता है। साथ में अगर कई बार जैसे महिला को रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या एनीमिया रोग हो जाता है, तो उससे संबंधित जानकारी भी उनको दी जाती है, और एक महिला को एनीमिया से संबंधित जो उपचार है वो भी चिकित्सक के माध्यम से ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसी तरह मूत्र में कई बार प्रोटीन की उपस्थिति की जांच की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है
कि जब महिला के द्वारा बार बार मूत्र उत्सर्जन के लिए जा रहा है, बार बार जाने को पर उसको जाना हो रहा है, तो उस समय कई बार उसके मूत्र में प्रोटीन की कोई मांग तो नहीं निकल रही, तो इसलिए प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है। तो उसमें देखा जाता है कि कहीं उसमें कमी तो नहीं आ रही है। जो शुरू के 3 माह हैं और उसमें प्रथम चिकित्सकीय जांच जो की जाती है, उसके बाद में जो उसके अंतिम जो माह होते हैं उनमें भी जांच करके ये देखी जाती है कि उसके शरीर में कितनी सूजन है, ऐंठन, पेट दर्द, कमर दर्द, चक्कर आना वगैरह, उल्टी जो है, इन सभी का उपचार भी जो है चिकित्सक के माध्यम से ही किया जाता है। अगर कोई महिला कैल्शियम और आयरन से प्रभावित है, जैसे कि उसके शरीर में कैल्शियम की मांग कम हो रही है या फिर लंबे समय से उसके शरीर में आयरन की मांग कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एक महिला को उससे संबंधित जो उपचार है वो भी उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि जो कुशल चिकित्सक है उसी के माध्यम से करवाया जा सकता है। दूसरा है प्रसव हेतु उचित स्थान का चुनाव करना। इसका मतलब ये है कि प्रसव के लिए कैसा स्थान होना चाहिए जहाँ प्रसव करवाया जाए, तो उस स्थान का चयन करना। जैसे कि महिला का प्रसव घर पे करवाया जाएगा, प्रसूति केंद्रों पर करवाया जाएगा या अस्पताल में करवाया जाएगा, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पहले से ही जानकारी कर लेनी चाहिए और उस उचित स्थान का चयन करके रखना चाहिए। अब गर्भवती माँ के लिए जैसे प्रसव कराने है तो एक स्थान जो है उचित होना चाहिए जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, जो भी उसको प्रसव से संबंधित आवश्यकता है वो उसको उपलब्ध हो सके, तो इन सभी चीज़ों के बारे में देख लेना चाहिए। साथ में ही परिवार और परिवार के अन्य जो सदस्य हैं या महिला के द्वारा ये पता कर लेना चाहिए कि प्रसव जो है उसका करवाने के लिए उसको घर से कितनी दूरी पे जाना पड़ेगा या नज़दीकी कोई अस्पताल है तो उसमें सारी सुविधाएं हैं या नहीं हैं, तो इन सभी की जानकारी पहले ही उस महिला को कर लेनी चाहिए और उसी के आधार पर सही स्थान का चयन करना चाहिए, ताकि जब प्रसव का समय आए तो सही योग्य चिकित्सक की सलाह पर और योग्य चिकित्सक की देखरेख में उसका प्रसव करवाया जाए। और जहाँ करवाया जा रहा है वो डॉक्टर के अलावा जैसे कि जो अस्पताल है उसमें सारे उपकरण उपलब्ध हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि उसको अंतिम समय में कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद आता है प्रसव के बाद में प्रशिक्षित दाई या जो नर्स का चुनाव करना। प्रसव के पश्चात प्रसूता के लिए उचित दाई व नर्स का चयन करना। अब इसमें देखा जाए तो अगर संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार में कई बार परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक रहती है, तो उसमें कोई ना कोई सदस्य हमेशा महिला के पास में रह सकता है और उसकी देखरेख कर सकता है। लेकिन जैसे कि संयुक्त परिवार में चाची है, मामा मामी वगैरह है, दादी है, बुआ है, ताई वगैरह जो भी है, भाभी है, बहन है, कोई भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी देखरेख आसान हो जाती है, क्योंकि परिवार के सदस्य अधिक होने पर कोई ना कोई महिला के पास में रहकर उसकी जो आवश्यकता है उसकी मांग को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर जो एकल परिवार की बात की जाए, जहाँ पर सिर्फ महिला, उसके जो छोटा सा परिवार है जिसमें हस्बैंड वाइफ वगैरह रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब उसकी देखरेख के लिए कोई नहीं हो तो उसके लिए उसको पहले से ही किसी जो दाई या नर्स का चयन करके रखना चाहिए, जो कि प्रसव के पश्चात उस महिला का ध्यान रखे, उसके वस्त्रों की साफ़ सफाई का ध्यान रखे, उसके लिए आहार जो की आवश्यकता है उस आहार को समय पर उनको उपलब्ध करवा सके, या फिर जैसे जन्म के तुरंत बाद शिशु की साफ़ सफाई का ध्यान रखे, शिशु की स्वच्छता का ध्यान रखे, बच्चे की मालिश वगैरह इन सभी का ध्यान रखे। उसके साथ में ही महिला की मालिश वगैरह, महिला के शरीर की साफ़ सफाई, उसके वस्त्र की साफ़ सफाई, उसके लिए स्वच्छ आहार, उसके लिए स्वच्छ जैसे कि कमरे की आवश्यकता हो, तो इन सभी का ध्यान रखना के लिए अगर देखा जाए तो एक प्रशिक्षित दाई या नर्स की आवश्यकता होती है, तो उसका चयन करके पहले से ही रखना जरूरी होता है। उसके बाद आता है नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र और अन्य सामग्री का चयन करके रखना।
नवजात का मतलब होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को नवजात कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसको लेने के लिए किसी कपड़े की आवश्यकता होती है जिसमें उस बच्चे को लपेट कर लिया जाता है। बच्चे की साफ़ सफाई के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, तो उन सभी का चयन करके पहले से ही रखना चाहिए। साथ ही बच्चे के वस्त्रों को बच्चे के जो शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है, तो उन वस्त्रों का चयन करके भी पहले से ही रख लेना चाहिए, ताकि जब प्रसव हो तो बच्चे को तुरंत वस्त्र वगैरह पहनाकर तैयार किया जा सके और उसके शरीर की जो बाहरी वातावरण से है वो सुरक्षा प्राप्त की जा सके। अब जैसे अगर बच्चा गर्मी के दिनों में जन्म ले रहा है तो उस समय ऐसी स्थिति में बच्चे को सूती वस्त्रों की आवश्यकता होती है, तो उन सूती वस्त्रों का चयन पहले करके ही रखना चाहिए। साथ में ही बच्चे को ओढ़ाने वाले ढकने के लिए जो वस्त्रों की आवश्यकता होती है उनका भी चयन करके रखा जाना चाहिए। उसके अलावा अगर सर्दी का मौसम है तो बच्चे के लिए गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है, ऊनी शॉल की आवश्यकता होती है, तो इन सभी का चयन जो है पहले से ही करके रखा जाना चाहिए, ताकि एक बच्चे को जन्म के तुरंत बाद जो है ढका जा सके। क्योंकि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तक माँ के गर्भ का जो वातावरण है या जो तापमान है वो एक शिशु के लिए उपयुक्त रहता है। उसके पश्चात जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वो एक नए वातावरण के संपर्क में आता है, या यूँ कहा जाए बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। तो ये जो अभी जो उसके लिए टेम्परेचर है बाहर का वो उसके शरीर के अनुकूल नहीं है, और बच्चे को उसके साथ में अगर देखा जाए तो जो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो उसके लिए बच्चे को एडजस्ट करवाने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता भी होती है, कुछ दिन लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो शरीर है माँ के शरीर के तापमान के अनुकूल बनाए रखने के लिए एक बच्चे को ढक कर रखा जाता है, ओढ़ा कर रखा जाता है, और उसके शरीर को थोड़ी गर्माहट मिल सके, ताकि बच्चा जो है पूर्ण रूप से आराम की स्थिति में रहे। दूसरा, अगर जो छोटे बच्चे के लिए वस्त्रों का चयन किया जा रहा है वो ढीले होने चाहिए, जिसमें बटन लगे हुए हो, ताकि आसानी से पहनाया जा सके। ऐसा ना हो कि गले से पहनाए जाने वाले हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को पहनाने में थोड़ी तकलीफ भी रहती है। साथ में उसमें कोई क्लिप या हुक और इस तरह की स्थिति लगी हुई ना हो। कई बार ऐसी स्थिति होने पर बच्चे को चुभने की वगैरह की आशंका भी हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि एक जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए फ्रॉक है, जबले वगैरह है, इसकी जो तैयारी है पहले से ही करके रखी जा सकती है। वस्त्र के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शिशु के लेटने के लिए जो बिस्तर की आवश्यकता है, या जो छोटे पालने की आवश्यकता वगैरह है, या छोटा सा उसके लिए जो बिस्तर लगाया जाता है, ओढ़ने की जो सामान की आवश्यकता है, उनकी तैयारी भी करके रखी जानी चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने से संबंधित जो सामान की आवश्यकता है, जैसे चम्मच वगैरह है, कटोरी है, बॉटल है, इनकी भी पहले से ही उपयुक्त रूप से देखा जाए तो तैयारी करके रख लेनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो जो बच्चे के लिए वस्त्र लिए जा रहे हैं वो हमेशा मुलायम होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, कोई रेशेदार ना हो, या फिर उसमें कोई भी इस तरह की वस्तु ना लगी हो जो बच्चे की त्वचा को चुभे या उसको हानि पहुंचाए। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म के समय बहुत ही नाजुक है, और उसकी जो त्वचा है बहुत ही सॉफ्ट, कोमल और नाजुक होती है, जो कि बाहरी आघातों से सीधा संपर्क में आ सकती हैं। तो उसके जो वस्त्र हैं बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए, ताकि उसको आसानी से पहनाए भी जा सके, आसानी से खोले भी जा सके। उसके बाद आता है प्रसूता के लिए वस्त्र और अन्य सामग्री की आवश्यकता। प्रसव के बाद जैसे प्रसूता के वस्त्रों का भी जो प्रबंध है वो पहले से ही करके रखना चाहिए। इस समय ऐसे वस्त्रों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है जिसे आसानी से पहना जा सके और उतारा जा सके। पहनने के लिए जैसे एक महिला के लिए गाउन है, पेटीकोट है, ब्लाउज़ है, साड़ी वगैरह है,
और जैसे साड़ी में हो सकती है, लहंगा हो सकता है, या सर्दियों में गर्म शॉल, स्वेटर है, ब्लाउज़ है, ऊनी स्वेटर है, ऊनी जो चादर है उनका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा बिस्तर पर बिछाने के लिए बेडशीट वगैरह होनी चाहिए, गद्दे की व्यवस्था की जा सकती है। ओढ़ने के लिए एक महिला के लिए कंबल वगैरह है, दोहरे है या गर्म चादरों का उपयोग किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ एक महिला की साफ़ सफाई स्वच्छता के लिए साबुन है, तेल, कंघी, पाउडर, क्रीम, रबड़ की जो चादर हैं वो, सैनिटरी नैपकिन है, गर्म पानी की बोतल है, थर्मस है, साफ रुई, कटोरी, चम्मच और अन्य जो सामग्री की आवश्यकता है उन सभी की पहले से ही प्रबंध करके रखा जाना चाहिए, ताकि जैसे ही प्रसव हो उस समय जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी तुरंत उसको प्राप्त हो सके। उसके अलावा जो महिला के आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर सर्दी है तो मोजे वगैरह का उपयोग किया जा सकता है। कान को ढकने के लिए स्कार्फ वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी वस्तुओं का पहले से ही चयन करके रखा जाना जरूरी है। अगर उसके अलावा आता है घर पर प्रसव कराने की स्थिति में प्रसूति के लिए प्रसूति गृह एवं प्रशिक्षित दाई का चुनाव करके रखना, जो अगला पॉइंट है। अगर देखा जाए तो भारत में अभी भी जैसे देखा जाए तो अधिकांश गांवों में प्रसव घर पर ही कराए जाते हैं, परंतु इसके लिए भी जैसे चिकित्सक की सलाह लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर प्रसव सामान्य हो तो गर्भवती महिला को विशेष कष्ट ना हो, ऐसी स्थिति में तो प्रसव किसी प्रशिक्षित दाई या नर्स के माध्यम से करवाया जा सकता है, जो कि प्राय गाँव में बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं और उनसे करवाया जा सकता है। इसके लिए जैसे आवश्यक तैयारी, जैसे कि शिशु के लिए वस्त्र, नाभि नाल काटने के लिए जैसे नए ब्लेड की आवश्यकता होती है, उसको बांधने के लिए किसी डोरी की क्लिप की आवश्यकता होती है। बच्चे को नहलाने के लिए जब डिटॉल की आवश्यकता होगी तो उस डिटॉल की का लाया जा सकता है। नहलाने का साबुन, नहाने के बर्तन जिसमें बच्चे को टब वगैरह किसी में नहलाया जाए तो उनसे संबंधित जो सामान है, इन सभी का जो प्रबंध है पहले से ही करके रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार जैसे प्रसव के बाद प्रसूता को पहनने के लिए स्वच्छ वस्त्र, बिस्तर पर जैसे चादर, ओढ़ने के लिए चादर, इन सभी की आवश्यकता होती है। गर्म शॉल की अभी आवश्यकता हो सकती है, तो इसका जो चयन है वो भी करके रखना चाहिए। इन सारे सामानों के स्थान पर, एक ही स्थान पर जैसे कि चयन करके रखा जा सकता है, ताकि जब आवश्यकता हो तो उस महिला को आसानी से उन सभी चीज़ों की प्राप्ति हो सके। प्रसूति गृह का चुनाव करते समय भी कई तरह की चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखा जा सकता है, जैसे कि स्वच्छ कमरा हो, हवादार कमरा हो, प्रकाश युक्त कमरा हो, कमरे में सूर्य की रोशनी, धूप वगैरह भी जो है पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। उसके अलावा कमरा रसोईघर, स्नानघर, गौशाला और जो बगीचे वगैरह के पास से दूर हो या ऐसे स्थान पे ना हो जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा हो। कमरा भीड़ भाड़ से दूर होना चाहिए, शोरगुल वाले स्थान से दूर होना चाहिए, ताकि प्रसूता व जो बच्चा है उन दोनों को आवश्यक आराम की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके और किसी भी प्रकार का कोई भी शोर शराबा उनको वहाँ पर ना हो। प्रसूति कक्ष के चुनाव के बाद प्रसूति कक्ष की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, जैसे कि कमरे में अगर फर्श कच्चा है, मिट्टी है वगैरह से बना है तो गोबर वगैरह से अच्छे से पहले से उसको सही करके रख लेना चाहिए। कमरे में कहीं भी चूहे के बिल वगैरह ना होने चाहिए, वहाँ पर अगर हैं तो उनको पहले से ही बंद कर देना चाहिए, वरना एक शिशु के लिए भी कई तरह की समस्या वो उत्पन्न कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कमरे के भीतर पहले से ही डीडीटी वगैरह का छिड़काव करके कोई मक्खी मच्छर वगैरह है तो उन सभी की साफ़ सफाई पहले से ही कर लेनी चाहिए, ताकि वो जीव जंतु जो है महिला और शिशु दोनों को प्रभावित ना करे। कमरे में जैसे कि गंधक है, ग्लोबान है इत्यादि जलाकर उसको बहुत ही स्वच्छ वगैरह किया जा सकता है, खुशबूदार किया जा सकता है। दरवाजे खिड़कियों में पर्दे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पर्दों की साफ़ सफाई वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। नीचे कारपेट वगैरह हो ताकि सीधे फर्श के संपर्क में महिला के पैर ना आए।
और उसके अलावा कहीं भी जैसे कि उसके कमरे में सुंदर सुंदर जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें छोटे बच्चे के खेलते हुए फ़ोटो, भगवान वगैरह की कोई तस्वीर वगैरह लगाई जा सकती हैं, नदी झरनों की तस्वीरें वगैरह लगाई जा सकती हैं, जो कि फूलों की तस्वीर लगाई जा सकती है, जो देखने में आकर्षक भी लगती हैं और जो मन को शांति देने वाले भी हो। उसके अलावा उसके पलंग के आसपास छोटी सी मेज़ वगैरह की आवश्यकता होनी चाहिए, जिस पर पानी वगैरह, दवाई वगैरह, जो तात्कालिक जो चीज़ों की आवश्यकता उनको होती हैं उनकी व्यवस्था पास में करके रखी जा सके। बच्चे के लिए जो डायपर वगैरह की आवश्यकता होती हैं या बच्चे के लिए साफ नैपकिन की आवश्यकता है, तो वो सब चीज़ें भी उस मेज़ पर पास में रखी जा सके ताकि महिला को लेने में सुविधा भी हो। उसके बाद आता है प्रसव के दौरान होने वाले खर्चे का अनुमान लगाकर धन की व्यवस्था करना। यूँ कहा जा सकता है कि प्रसव के पहले ही परिवार के सदस्यों को या महिला को पहले से ही इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए या अनुमान लगा लेना चाहिए कि प्रसव के दौरान कितना खर्च आएगा, तो उसकी व्यवस्था जो है पहले से ही करके रखी जा सकती है। अब प्रसव में कई बार नॉर्मल प्रसव होने की स्थिति में कितना खर्चा आएगा, ऑपरेशन की स्थिति में कितना खर्चा आएगा, तो इन सभी चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखकर एक बजट बनाकर रखा जा सकता है, ताकि बाद में प्रसव के समय किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना आए और तुरंत समय पर जो पैसों की आवश्यकता है वो पूरी की जा सके। कई बार धन के अभाव में जैसे शल्य क्रिया पर समय पर नहीं हो पाती है, जो कि एक प्रसूता और शिशु के लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रसव कैसे होगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कई बार प्रसव सामान्य स्थिति में भी हो सकता है और कई बार जैसे प्रसव होने का जो कितना समय लगेगा और किस प्रक्रिया से होगा, तो इन सभी का ज्ञान पहले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंडीशन पर भी निर्भर करता है कई बार। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर पहले से ही जो प्रसव के होने वाले अनुमानित खर्चा है उन सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए और एक निश्चित मात्रा में जो है वो खर्चे को ध्यान में रखते हुए बजट बनाकर रखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं शिशु के वस्त्र। जन्म के बाद अगर देखा जाए तो शिशु को पहनाने ओढ़ाने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है और उचित वस्त्रों का जो उपयोग करके ही शिशु के जो शरीर के तापमान को स्थिर बनाया जा सकता है। शिशु के शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने का कारण ये है क्योंकि सबसे पहले शिशु 9 माह के स्थिति में माँ के गर्भ में था और जो माँ के गर्भ का जो तापमान था वो शिशु के लिए अनुकूल था, लेकिन जो जन्म के बाद तुरंत शिशु एक नए वातावरण में आ जाता है और जो बाहरी वातावरण है उसका जो तापमान है माँ के गर्भ के तापमान की अपेक्षा अगर देखा जाए तो अंतर पाया जाता है और उस तापमान में और उस बाहरी एनवायरनमेंट में आने के बाद बच्चे को उसे एडजस्ट करने में कुछ यानी कि समायोजन करने में कुछ समय लगता है, कुछ दिनों का समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को ढककर ओढ़ाकर रखना चाहिए ताकि उसका जो शरीर का टेम्परेचर है वो सही बनाया रखा जा सके, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। उसके अलावा शिशु का वस्त्र मुलायम होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए और इन सभी बातों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखते हुए इनका कार्य किया जा सकता है। उसके अलावा आता है जैसे कि शिशु को सूती चादरों की आवश्यकता होती है, जिसमें शिशु को लपेटकर उठाने के लिए काम में ली जा सकती है। ऊनी चादरें जिसमें शिशु को ओढ़ाने के लिए काम में ली जा सकती हैं। उसके अलावा आता है शिशु को जैसे कि लड़का है या लड़की है तो उसी के आधार पर फ्रॉक, कुर्ते, झबले या फिर टी शर्ट वगैरह है, शर्ट कोई भी है तो उसमें जैसे कि सॉफ्ट हो, कोमल हो, आसानी से पहनाया जाने वाला हो, उनको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। उसके अलावा स्वेटर या कोट, जो अगर सर्दी की स्थिति है तो स्वेटर या कोट का उपयोग किया जा सकता है। सर्दी से बचाव हेतु हाथ के मोजे, पैर के मोजे काम में लिए जा सकते हैं। उसके अलावा गर्म पैजामे बच्चे को पहनाए जा सकते हैं और सर को, कान को ढकने के लिए जैसे उसको टोपी वगैरह की आवश्यकता होती है उनका उपयोग किया जा सकता है। शिशु के वस्त्र मौसम पर निर्भर करते हैं कि कैसे मौसम में बच्चे का जन्म हुआ है
उसी के आधार पर बच्चे के जो वस्त्र हैं उनका जो आवश्यकता होती हैं, जैसे सर्दी की स्थिति में गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है और गर्मी की स्थिति में बच्चे के लिए सूती और ठंडे वस्त्रों की आवश्यकता होती है, जो कि पसीने को आसानी से सोख सके और बच्चे को राहत मिले। साथ में जो भी कपड़े का चयन किया जा रहा है एक शिशु के लिए, वो मुलायम कोमल होना चाहिए, ताकि उस बच्चे को कोई भी तकलीफ़ ना हो। साथ में जो वस्त्र बच्चे के लिए लिया जा रहा है उसको खोलने, पहनाने वगैरह उन सभी का ध्यान रखते हुए लिया जाना चाहिए। बटन वगैरह होने चाहिए ताकि शिशु को आसानी से पहनाया जा सके और आसानी से उतारा जा सके। उसमें किसी भी प्रकार की चुभने वाली या तकलीफ़ देने वाली कोई भी वस्तु लगी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार से प्रसूता की देखभाल की जाती है और प्रसव के समय किन किन बातों का ध्यान रखते हुए पहले से ही तैयारी करके रखी जा सकती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।